ये हम लेकर चल रहे थे। अब देखिएगा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस है, ये प्रिंसिपल एक्सेस है। अब यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर है, वो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, इंसिडेंट लाइट ये ऐसे जाएगी, टकराने के बाद में, टकराने के बाद में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस की, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के केस में क्या होता है कि रे ऑफ लाइट टकराने के बाद में ना डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। और डाइवर्ज वो होगी किस तरीके से, देखिएगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। यहां से ये ऐसे हल्का सा डाइवर्ज हो गई, ये ऐसे डाइवर्ज हो गई। अब जो ये डाइवर्ज हुई है, इस रे को अगर पीछे खींचा जाए, एक्चुअल में थोड़ा सा ही डाइवर्ज होती है, इसको अगर पीछे खींचा जाए, पीछे एक्सटेंड किया जाए, तो यहां पर ये मिलती है आकर, यानी कि इमेज हमारी यहां बनेगी। अब अगर मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो नॉर्मल देखिएगा जी, एक मिनट, ये ऐसे हुई है डाइवर्ज, जो डाइवर्ज हुई है उसको तो स्ट्रेट लाइन से दिखाऊंगा, नॉर्मल ऐसे हो जाएगी। और नॉर्मल को जब हम पीछे खींचेंगे, तो नॉर्मल यहाँ पर आकर मिलेगी। नॉर्मल जिस पॉइंट पर मिलती है वो हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये समझ में आ गया इतना, बताइए जी। यस यस सर। सर। इतना क्लियर है ना तीनों को? मैं दोबारा बता देता हूँ कि क्योंकि मैं कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस में क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो कन्वर्ज नहीं होती, डाइवर्ज होती है। डाइवर्ज का मतलब क्या है कि वो फैल जाती है। तो ये यहाँ से ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट लाइट वो आई, वो जैसे इस पर टकराई, वो टकरा कर थोड़ी सी फैल गई, मतलब डाइवर्ट हो गई। अब डाइवर्ट जो हुई है, तो उसको अगर मैं पीछे खींचूंगा, तो मुझे यहाँ पर आकर मिलेगी, तो इमेज यहाँ बनेगी। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस में याद रखिएगा दो ही केसेस हैं, तो दोनों केसेस में याद रखना कि जो हमारी इमेज है, इमेज तो वर्चुअल ही बनेगी। वर्चुअल बनेगी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर ही बनेगी, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, कि जब रेयरर से डेंसर में लाइट ट्रेवल करेगी, तो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। ठीक है ना, ये हो गया। ये करने के बाद में ये रे ऑफ लाइट ऐसे और ये ऐसे निकल गई। इसके बाद में आप ये देखिएगा कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और ये जो लाइट आ रही है, ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है जो कि सेंटर से गुजर रही है, ये नॉर्मल है। तो ये जो इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ में जो पूरा एंगल बनाएगी, ये पूरा एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमने ये कहा कि नॉर्मल के साथ में ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो एंगल बनाती है, ये एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप ये ध्यान रखना कि ये जो है ना, ये जो लाइट डेविएट हुई है, इसी को तो पीछे एक्सटेंड करा है, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और नॉर्मल ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इन दोनों के बीच में एंगल आर इधर बन रहा है, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये आर होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, सिर्फ इतना एंगल कह रहा हूं मैं, ये वाला आर है तो ये वाला भी आर होगा। समझ गए? समझ गए, दिखाई दे रहा है? थोड़ा छोटा बनाया है, देखिए, यस सर। है ना। ये जो एम से सी तक आ रही है लाइन, ये वाली, और ये वाली लाइन जो आई तक जा रही है, इन दोनों के बीच में एंगल आर है। तो इन्हीं को पीछे एक्सटेंड करा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल भी आर ही होगा। ठीक है, चलूं आगे।
हाँ जी सर। फिर देखिएगा, फिर मैं क्या किया करता था यहाँ पर कि जैसे ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोल देते थे ऑप्टिकल सेंटर पी, और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता था, इस परपेंडिकुलर को मैं बोल देता था एम, तो एन एम ये हो गया। फिर ये जो इंसिडेंट लाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती थी उसको हम बोलते थे अल्फा। इमेज जो जो ये इमेज बनती है यानी कि रिफ्रैक्टेड रे जो है ये जो बनाती थी इसको हम बोलते थे बीटा। और ये जो नॉर्मल बनाती थी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इसको हम बोलते थे गामा। तो अल्फा बीटा गामा यहाँ तीनों सेम स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये जो सी है, सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि कैपिटल आर। इमेज और पी के बीच का जो डिफरेंस है, आई और पी के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते थे, वी, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और इसी तरह से ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको हम बोलते थे यू। उसके बाद फिर हमको वही काम करना है, दो ट्राइंगल्स लेने हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इन ट्राइंगल एनओसी, इन ट्राइंगल एनओसी एंड ट्राइंगल एनआईसी। तो जब मैं एन ओ सी की बात करूंगा तो एनओसी में मुझे वही करना है, इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। तो एक्सटीरियर एंगल देखिए एन ओ सी, एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है यहाँ पर, बाहर गामा, और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए, एक तो ये अल्फा और एक ये पूरा का पूरा एंगल आई। तो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। मुझे गामा से मतलब नहीं है, मैं तो आई निकालना चाहता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा आई क्या हो जाएगा यहाँ, गामा माइनस अल्फा। इसी तरह से एन आई सी में देखिए, ये है एन, ये है आई और ये है सी। यहाँ पर भी हमारा एक्सटीरियर एंगल जो है वो गामा है, और इंटीरियर एंगल क्या हो गया, आर और बीटा। तो गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, मुझे आर निकालना है। तो आर क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। यहाँ पर आपने क्या लगाया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगी यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा आगे, आगे देखिएगा, फिर हम ये बोलते हैं आई आ गया, आर आ गया। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अल्फा, ये सब निकालते हैं। जितनी भी रेज है सारी की सारी रेज पैरा एक्सियल है। सपोज all the rays are, suppose all the rays are paraxial, that is I, R, alpha, beta and gamma are very small. Therefore, alpha is equivalent to tan alpha, अल्फा इज इक्विवेलेंट टू tan अल्फा, और tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा यहाँ पर है, परपेंडिकुलर क्या हो गया nm, और बेस क्या हो गया om, nm अपॉन om। और फिर वही बात है कि m इज वेरी क्लोज टू p, तो हम om को op ही बोल देंगे, इज इक्विवेलेंट टू nm, तो nm ही रहेगा और om की जगह हम बोल देंगे op। फिर हम कहेंगे बीटा इज इक्विवेलेंट टू tan बीटा। तो tan बीटा क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है बीटा है, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब nm अपॉन im, nm अपॉन im। तो nm तो ऐसे ही रहा। अब m इज वेरी क्लोज टू p, तो im ना बोलकर ip बोल दीजिए इसको, nm अपॉन ip हो गया। फिर बात करेंगे गामा की, तो गामा इज इक्विवेलेंट टू tan गामा,
और tan गामा क्या हो जाएगा, फिर वही देखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि nm अपॉन cm, nm अपॉन cm, m is very close to p, तो cm को मैं cp बोल सकता हूँ, nm अपॉन cp। रीजन पे लिख देना, since m is very close to p, m is very close to p, ये हो गया। ये करने के बाद में अब आप देखिएगा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यूज है ये यहाँ पर डालिएगा, और आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, बल्कि अभी रहने दो। अब इसके बाद आप करिए, जब एंगल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं सारे, तो हम ये कहेंगे साइन आई इज इक्विवेलेंट टू आई एंड साइन आर इज इक्विवेलेंट टू आर। तो साइन आई आई के बराबर हो गया, साइन आर आर के बराबर हो गया, और हम यहाँ पर कहेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है आप देखिए, मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट ट्रेवल कर रही है, तो मैं इसको बोलूंगा 1 म्यू 2, रेयर से डेंसर में ट्रेवल कर रही है लाइट, तो 1 म्यू 2, जिसको लिखा जाता है म्यू 2 अपॉन म्यू 1, तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। यहाँ लिख दीजिएगा स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब साइन आई तो आई के बराबर है और साइन आर आर के बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, म्यू 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, म्यू 1 इनटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 इनटू साइन आर। तो म्यू 1 और साइन आई कितना हो गया, आई के बराबर, तो म्यू 1 इनटू आई इज इक्वल टू म्यू 2 इनटू आर। म्यू 1 इनटू, अब आई कितना है, आई की वैल्यू डालेंगे बेटा गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा म्यू 2, और आर की वैल्यू डालेंगे गामा माइनस बीटा, वैल्यू डालो। म्यू 1 क्या हो गया, गामा कितना था, एनएम अपॉन सीपी, माइनस अल्फा कितना, एनएम अपॉन ओपी, इज इक्वल टू म्यू 2, गामा कितना है, एनएम अपॉन सीपी, माइनस बीटा क्या है, एनएम अपॉन आईपी। एनएम ले लिया कॉमन, म्यू 1 एनएम ले लिया कॉमन, तो ये हो गया 1 अपॉन सीपी माइनस 1 अपॉन ओपी इज इक्वल टू म्यू 2 इनटू एनएम, यहां से भी कॉमन ले लिया, 1 अपॉन सीपी माइनस 1 अपॉन आईपी, एनएम से एनएम कैंसिल आउट, म्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन सीपी, सीपी क्या है, आर, और कहां पर है ये, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में है, तो माइनस आर, लेफ्ट साइड में ही तीनों डिस्टेंसेस हैं, तो तीनों जो है वो नेगेटिव ही होंगे, कि लेफ्ट साइड में मेजर करने वाले जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं सबको हम नेगेटिव ही लेते हैं, तो ये 1 अपॉन माइनस आर हो गया, ठीक है, और माइनस 1 अपॉन ओपी, ओपी क्या है, माइनस यू इज इक्वल टू म्यू 2 1 अपॉन सीपी, फिर वही 1 अपॉन माइनस आर माइनस 1 अपॉन आईपी, आई यानी कि इमेज से यहां तक का, तो ये माइनस बी हो जाएगा। अब म्यू 1 इंटू माइनस 1 अपॉन आर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू माइनस 1 अपॉन आर और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन वी, एक्सपैंड कर लीजिए,
माइनस μ1 अपॉन r प्लस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू माइनस μ2 अपॉन r प्लस μ2 अपॉन v। इसको इधर ले आओ तो μ1 अपॉन u माइनस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू, जब ये इधर चला जाएगा बेटा μ1 माइनस μ2 अपॉन r हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। इन्होंने बुक में दे रखा है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, यानी कि पलट दिया, ये नेगेटिव का पॉजिटिव बना दिया, इस पॉजिटिव का नेगेटिव बना दिया। तो यहाँ पर μ1 माइनस μ2 ना करके μ2 माइनस μ1 दे रखा है। एक ही बात है, अपना भी ठीक है और बुक का भी ठीक है। अगला देखते हैं जी, सेकंड। सेकंड में भी इमेज जो है, इमेज तो देखो वर्चुअली बननी है। अब हम देखेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या था, रेयर मीडियम में, अब ऑब्जेक्ट विल बी इन द डेंसर मीडियम। Case second, the object lies in the denser medium. The object lies in the denser medium. ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसर मीडियम में, तो हम क्या करेंगे, हमें जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में है, और ऑब्जेक्ट के लिए मैंने ये फिक्स कर रखा है कि ऑब्जेक्ट हमको लेफ्ट साइड में ही रखना है। तो जब ऑब्जेक्ट हमने डेंसर मीडियम पर डेंसर मीडियम में ले लिया और ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसका जो जो हमारा शेप है वो शेप पलट देंगे बस। मतलब हम डेंसर को रेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डेंसर को रेयर बनाने के लिए हम इसको जो लेंस का स्फेरिकल सरफेस है उसको पलट देंगे। हम ऐसे करेंगे, देखिएगा। पहले केस में हमने देखा ही था कि इस तरफ जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, लेकिन ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था। अब रेयर मीडियम ना करके मैंने डेंसर मीडियम करा, तो डेंसर मीडियम कहाँ पर पड़ेगा, डेंसर मीडियम इस तरफ पड़ेगा, कॉन्वेक्स साइड में। तो मैंने डेंसर मीडियम को यहाँ कर दिया, यहाँ लिखूंगा डेंसर, और डेंसर का क्या था μ2, और इधर मैं लिखूंगा रेयरर, और रेयरर का क्या था μ1। और ऑब्जेक्ट जो है अब डेंसर मीडियम में लाई कर रहा है। तो अब देखिएगा, अच्छा इसमें कंफ्यूजन तो नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूंगा तो वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा, ये कंफ्यूजन तो होगा दिमाग में, बताइए। यस सर। ये कंफ्यूजन तो है, तो भाई पूछ लिया करो। देखो अब ना इसमें क्या होता है, मैं एक चीज बता दूं आपको, ये सारा मिटा दो। देखो ये ना ऐसा होता है कि जैसे मैं कॉन्केव लेंस की बात कर रहा हूँ, तो कॉन्केव लेंस हमारा इस तरीके का होता है,
कॉन्केव लेंस इस तरह का होता है। अब हमने क्या करा कि हमने कहा कि देखो यहाँ पर मीडियम क्या है, रेयरर। ये किस चीज का बना हुआ है, लेंस एक मटेरियल का बना होता है, ठीक, ग्लास का। तो ग्लास क्या हो गया, ग्लास तो एक सॉलिड हो गया, यानी कि डेंसर हो गया एज कंपेयर टू एयर। तो ये जो हवा है, एयर ही तो है, एटमॉस्फेयर। यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इट इज केप्ट इन रेयरर मीडियम। यहाँ पर बेटा फिर से रेयरर मीडियम। लेकिन ये वाला जो मीडियम है, ये वाला मीडियम क्या है, डेंसर। ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस की। तो जब मैं कॉनकेव लेंस की बात करता हूँ, तो जब एयर एंड जब लाइट रे एंटर करेगी कहां से कहां तक, रेयर से डेंसर में, तब तो इस तरीके का बनाएंगे इसको। ठीक है, रेयर से डेंसर में मतलब तब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ एंटर करेंगे डेंसर में लाइट। मेरी बात अब समझना आप ध्यान से। अब हम कहते हैं कि अब लाइट रे, अब लेंस तो मेरा क्या है, लेंस तो कॉनकेव ही है ना। अब ध्यान रखिएगा कि अब हम कह रहे हैं कि लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी, यानी कि अब लाइट रे, अब ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, इधर मिरर लेंस के अंदर, और यहाँ से वो बाहर निकल रही है लाइट रे रेयर तक। समझ गए। तो फिर ऑब्जेक्ट को सामने कौन सा सरफेस पड़ेगा, यही वाला सरफेस तो पड़ेगा, कर्व वाला। इधर से देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो, लेकिन है कॉनकेव। नहीं समझे, दोबारा बताता हूँ। सर आ गया। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करके बताऊंगा। इसमें आप ये देखिएगा कि अभी मैंने क्या देखा, अभी जो मैंने देखा था कि जब मेरी लाइट रे वो रेयर से डेंसर में एंटर कर रही थी, तो मैंने आधा टुकड़ा देखा, बस इतना यहाँ तक का। ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन कहीं पर जाकर लाइट रे रुकती नहीं है। रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है लाइट रे कीप्स ऑन पासिंग, वो पास थ्रू कर जाती है, आर पार निकल जाती है। तो मैंने पहले रेयर से डेंसर में लाइट किस तरह से अंदर जा रही है वो देखा। अब डेंसर से वापस रेयर में कैसे जाएगी, अब मैं वो देखूंगा। और उसी दोनों को कंबाइन करके, रेयर से डेंसर देन डेंसर से रेयर, उसको कंबाइन करके उनको ऐड करके मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी और कॉनकेव लेंस के लिए भी एक जनरल लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करूंगा। इसके बाद में पहले ये वाला केस देखेंगे, उसके बाद में तो हम ना आधे आधे केसेस देख रहे हैं। हमने क्या देखा था, पहले देखा था रेयर से डेंसर वाला, मतलब यहाँ तक का आधा। अब मैं देखूंगा डेंसर से रेयर तक का, मतलब आगे की आधी कहानी। और फिर दोनों को एडअप कर देंगे। समझ गए। और होता क्या है कि आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पर तो मुझे समझ में आ रहा है ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे वो रेयर से डेंसर में जा रही है। अब आप कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ तो है नहीं। ऑब्जेक्ट यहाँ अंदर कैसे रख सकते हो, क्या लेंस को तोड़ के उसके अंदर ऑब्जेक्ट रखेंगे, नहीं। ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज बनती है यहाँ लेंस के अंदर। वो जो वर्चुअल इमेज है, दैट एक्ट्स लाइक एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करती है और फिर उसकी इमेज बाहर बनती है। समझ गए। यस सर। अब प्रिया और शिवांगी क्लियर है दोनों को। Yes, sir. ठीक है। यस शिवांगी, सर। चलिए जी। यस अब मैं सर। आगे बढ़ता हूँ, तो इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है ना, मतलब अब हम लेंस में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, डेंसर से रेयर में जा रहे हैं। तो डेंसर मीडियम को मैंने म्यू2 लिया और रेयर को मैंने म्यू1 लिया। इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा देखिएगा। ऑब्जेक्ट है, यहाँ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट गई इस तरह से, और डेंसर में रेयर में, डेंसर से रेयर में जा रही है। तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहले नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल यहाँ पर ऐसे बनेगी, देखिए ये हो गया सी। नॉर्मल जहां पर लेंस को टच करती है उस पॉइंट को हम बोल देते हैं एम। ठीक है। तो डेंसर से रेयर में जा रही है, मतलब इट विल बेंड, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड ना करके नॉर्मल से अवे जाएगी, मतलब ऐसे। थोड़ा सा लेंस का कर्व कुछ ज्यादा ऐसा आ गया। ये तो लेंस का कर्व है, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ऐसे।
ठीक है, मतलब ये नॉर्मल की तरफ बेंड ना हो गया, अवे हो गया। अच्छा, अब इसको ये जो नॉर्मल से दूर की तरफ हटी है, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करिए, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो बेटा यहाँ पर मेरी इमेज बन गई। ये ऐसा क्यों करा? क्योंकि कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है, कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस में इमेज हमेशा हमारी वर्चुअल ही बनेगी, वर्चुअल बनेगी यानी कि ऑब्जेक्ट जहाँ है वही बनेगी इमेज। ठीक, ऑब्जेक्ट वाली साइड पर ही ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा, इमेज एंगल बनाता है बीटा, और ये जो नॉर्मल है नॉर्मल एंगल बनाता है गामा। ये हो गया गामा। उसके बाद देखिए ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, मतलब नॉर्मल ये है ना, ये नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल, ये एंगल हो गया हमारा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बताइए जी, आई और आर दोनों क्लियर है? Yes, sir. ये वाला पॉइंट हो गया P, फिर N से ये पॉइंट है N, N से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो ये वाला पॉइंट हो गया M। फिर वही काम करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि P और C के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर R। P और I के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज इमेज डिस्टेंस V। P और O के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज O मतलब ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना है, कुछ नया नहीं करना, वही काम करना है जो अभी तक करते आए हैं। यहाँ पर हम वही करेंगे, इन ट्राइंगल NOC एंड ट्राइंगल NIC, इन ट्राइंगल NOC। इस ट्राइंगल में देखिएगा, ये तो हो गया एंगल गामा, ये वाला हो गया एंगल अल्फा, और जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल NOC में एक्सटीरियर एंगल क्या निकल रहा है, आई। तो I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। बताइए क्लियर? ठीक है जी। अब देखिए NIC में, NIC में एक गामा, एक एंगल हो गया गामा, एक एंगल हो गया बीटा, और जो एक्सटीरियर एंगल निकल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, जो एक्सटीरियर एंगल निकल रहा है ये है R, तो R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, I भी हो गया और R भी हो गया। ये करने के बाद फिर वही काम, suppose all the rays are paraxial, suppose all the rays are paraxial, so angles I, R, alpha, beta and gamma are very small. Alpha is equivalent to tan alpha. Tan alpha क्या हो जाएगा इस केस में? Nm upon Om. Nm upon Om. M is very close to P, तो ये क्या हो जाएगा? Nm upon OP. Beta is equivalent to tan beta. तो tan beta क्या हो जाएगा? Nm upon In.
mm upon im, m is very close to p, तो nm upon ip ये हो गया। फिर गामा इज इक्विवेलेंट टू tan गामा, ये क्या हो जाएगा tan गामा, nm upon cm is equivalent to nm upon m is very close to p, तो cp हो गया ये। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि sin i, क्योंकि i बहुत छोटा है, sin i is equivalent to i and sin r is equivalent to r from Snell's law, sin I अपॉन sin r इज इक्वल टू, अब लिखेंगे 2 म्यू 1, क्योंकि जो लाइट रे है वो मीडियम टू यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है लाइट रे, तो अब लिखेंगे 2 म्यू 1, और 2 म्यू 1 को क्या लिखते हैं हम, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 sin I अपॉन sin r इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो म्यू 2 sin I म्यू 2 sin I इज इक्वल टू म्यू 1 म्यू 2 sin I इज इक्वल टू म्यू 1 sin r। अब sin I जो है वो I के इक्वल है, sin r जो है वो r के इक्वल है, तो म्यू 2 into I is equal to म्यू 1 into r। अब देखिएगा म्यू 2 और I क्या है, I आया था अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू 1, r क्या था, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। अब इनकी वैल्यू डाल दीजिए, म्यू 2 अल्फा की वैल्यू क्या है, nm अपॉन ओपी, प्लस गामा की वैल्यू क्या है, nm अपॉन सीपी, इज इक्वल टू म्यू 1 बीटा की वैल्यू nm अपॉन आईपी, प्लस गामा की वैल्यू nm अपॉन सीपी। म्यू 2 nm ले लिया कॉमन, 1 अपॉन ओपी प्लस 1 अपॉन सीपी, म्यू 1 1 अपॉन आईपी प्लस 1 अपॉन सीपी, म्यू 1 इंटू एम एम। अब nm से nm कैंसिल आउट हो गया, म्यू 2 इंटू 1 अपॉन ओपी, ओपी मतलब ऑब्जेक्ट वाला डिस्टेंस, तो हमारा ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड पर, इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड पर, लेकिन सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड पर है, मतलब r को सिर्फ पॉजिटिव लेना है, u और v ये दोनों नेगेटिव लेने हैं क्योंकि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड पर है, सिर्फ r को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन ओपी यानी कि ऑब्जेक्ट वाला डिस्टेंस, ये तो माइनस u, cp यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला डिस्टेंस यानी कि प्लस का r, v1 ip मतलब इमेज वाला डिस्टेंस मतलब माइनस का v, और cp यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, कैपिटल R होगी प्लस का, एक्सपेंड कर दीजिए, माइनस म्यू 2 अपॉन u प्लस म्यू 2 अपॉन r इज इक्वल टू माइनस म्यू 1 अपॉन v प्लस म्यू 1 अपॉन r। अब इसको इधर ले आओ, तो म्यू 1 अपॉन v माइनस म्यू 2 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन r। बताइए जी समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. ये सर आ गया। ठीक है जी। अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ना हमें दो चीजें नोट करनी है, जो हमने अभी तक सारे के सारे केसेस देख लिए, ये हमारा कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस के दो केसेस हो गए, कॉन्वेक्स वाले देखे थे,
तो जस्ट टू समराइज, मुझे दो चीजें इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है इन सारे डेरिवेशंस को देखते हुए। मैं ये कह सकता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ इधर, देखिएगा नोट करके, टू समराइज we can say that, to summarize we can say that, first one लिखिए, for refraction we can say that, for refraction from, for refraction from rarer to denser medium, स्टार करके लिख लेना, for refraction from rarer to denser medium, the refraction formula, the refraction formula is, the refraction formula is mu2 upon v minus mu1 upon u, mu2 upon v minus mu1 upon u is equal to mu2 minus mu1, mu2 minus mu1 upon r। ठीक है, ये पहला, और ये दोनों पर एप्लीकेबल है, कॉन्वेक्स पर भी और कॉनकेव पर भी, आप दोनों देखिएगा, दोनों पर एप्लीकेबल है। लेकिन ये सारे के सारे केसेस हमने करवाए क्यों है, क्योंकि ये डेरिवेशंस एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, कंडीशंस दे दी जाती हैं कि आप कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बताइए जब लाइट रे आपकी रेयर से डेंसर में ट्रैवल कर रही हो और इमेज फॉर्म्ड इज अ रियल वन। तो इसलिए 6 के 6 केसेस हमको याद करने जरूरी हैं। लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और अगर हम ये जो 6 के 6 हमने डेरिवेशन देखे हैं तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो हमने यही चीज डिराइव करी है। ठीक है, रेयर से डेंसर में जाएगी तो हम यही चीज देख रहे हैं, फिर चाहे वो कॉन्वेक्स में देखो आप, चाहे फिर वो आप कॉनकेव में देखो, फिर चाहे इमेज रियल बन रही हो चाहे इमेज वर्चुअल बन रही हो, रेयर से डेंसर मीडियम में अगर लाइट जाएगी तो ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बनेगा। दूसरा, डेंसर टू रेयर वाला देखिए, और रिफ्रैक्शन ये था रेयर टू डेंसर मीडियम, और रिफ्रैक्शन फ्रॉम denser to rarer medium, the refraction formula is, मामूली सा चेंज है इसमें, आप ये देखें v और u तो अपनी जगह रहेगा, बस mu1 और mu2 बदल जाएंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। mu1 upon v minus mu2 upon u is equal to mu1 minus mu2 upon r। बताइए जी, क्लियर है तीनों को? सर ठीक है, और इन दोनों ही रिफ्रैक्शन फॉर्मूले को यूज करके जो मेन आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है, जो जनरल लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है, वो क्या बनता है, वो हमारा बनता है 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। और ये जो फॉर्मूला है ये भी दोनों पर एप्लीकेबल होता है, कॉनकेव लेंस पर भी और कॉन्वेक्स लेंस पर भी। इसका डेरिवेशन करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और मुझे बस इतिका से पूछना हो रहा है, उससे मैं पूछकर और फिर मैं आपका टाइम डिसाइड कर दूंगा, और हम इसको मोस्ट प्रोबेबली टीडीएस का ही रखेंगे, दोपहर में 2 से 3 का।
बस उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसको होगी तो फिर उस हिसाब से देखूंगा क्या एडजस्टमेंट करना है। सर तो MWF में फिर रात को ये वाली क्लास होगी या नहीं? MWF में रात को ये वाली क्लास होगी या नहीं होगी ये भी बता दूंगा, मुझे बस 1-2 दिन में मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना? ठीक है सर। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि क्लासेस जो हैं वो क्लासेस मैं 3 ना लेकर हफ्ते में कम से कम 4 या 5 क्लास तो मैं लूँ ही लूँ, ठीक है? तो कोशिश मेरी यही रहेगी, और बाकी मैं 1-2 दिन का मेरे को टाइम दे दीजिए, 1-2 दिन में मैं पूरा सब कुछ सेटल कर दूंगा, क्योंकि मेरे को कुछ दूसरे बैचेस के साथ भी टाइम ना एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो वो मैं करके ओके सर। और मैं डिसाइड करता हूँ कैसे करना है, ठीक है? थैंक यू सर। चलिए जी, ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके।